पिछली कक्षा में हमने चर्चा की कि पाणिनि व्याकरण के त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि और व्याकरण के वाङ्मय के विषय में उनके द्वारा रचित व्याकरण का जो वाङ्मय है, अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य, उन सब के बारे में संक्षिप्त परिचय उसका हमने समझा। अब हम ये समझना चाहते हैं कि जो हमारे पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है, जो पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसे हम जानते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का क्या पाणिनि से या अष्टाध्यायी से या व्याकरण के उन त्रिमुनियों से कोई संबंध भी है या नहीं है, और यदि वह संबंध है तो वह संबंध क्या है? तो हमें समझना पड़ेगा कि व्याकरण के अध्ययन की दो परंपराएं हैं, एक पुरातन परंपरा है, एक आधुनिक परंपरा है। पुरातन परंपरा पाणिनि से संबद्ध परंपरा है, जिस परंपरा के अंतर्गत हम अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य का अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात चूंकि अष्टाध्यायी में जो सूत्रों का क्रम है वह सारे ही जो प्रकरण हैं, जैसे संधियां हैं या समास हैं या अन्य कोई प्रकरण हैं, उन सभी प्रकरणों के जो सूत्र हैं वह अन्य अन्य अध्यायों में बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं। किसी एक अध्याय, किसी संधि का सूत्र किसी एक अध्याय में मिलता है तो अन्य संधि का सूत्र हमें 7वें अध्याय में या 8वें अध्याय में मिलेगा या कोई 6ठे अध्याय में मिलेगा। इसी तरह से प्रक्रिया से जुड़े हुए, सभी प्रकरणों से जुड़े हुए जो सूत्र हैं वो अष्टाध्यायी के भिन्न भिन्न भागों में फैले हुए हैं। उस प्रकरण की या अष्टाध्यायी के उस क्रम की जो पाणिनि ने उसका रखा, उसकी एक अपनी अपूर्व विशेषता है, और जिसे हम कहते हैं कि लाघव या संक्षिप्तता। व्याकरण में बहुत छोटे सूत्र संभव हो सके, क्योंकि वहां अनुवृत्ति का सौकर्य था। अब यहाँ अनुवृत्ति क्या है, यह सब हम बाद में समझेंगे जब हम किसी सूत्र की व्याख्याएं समझना शुरू करेंगे या सूत्रों के अर्थ कैसे निर्धारित होते हैं, तब हम अनुवृत्ति शब्द से और अनुवृत्ति के अर्थ से और अनुवृत्ति से होने वाले लाभ से परिचित हो सकेंगे। लेकिन जो कि पाणिनि के समय में या पुरातन समय में कागज इतना प्रचलन, कागज तो होता ही नहीं था, और जो ज़्यादातर जो शास्त्र थे वो सभी श्रुति परंपरा से सुनकर और याद रख के उनको संग्रहित रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था, उनको आगे बढ़ाया जाता था। तो स्मरण शक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी, और स्मरण शक्ति के लिए यह जरूरी था कि हमारी स्मरण शक्ति इतनी व्यापक, इतनी विशद नहीं है कि बड़े बड़े ग्रंथ याद किए जा सकें। तो जरूरी था कि व्याकरण को बहुत छोटा रखा जाए और एक व्यक्ति उसे आराम से उसको कंठस्थ कर सके, उसको अपने मस्तिष्क में संजो सके और उसको सुरक्षित रख सके। तो एक सूक्ति प्रचलित हो गई थी कि अर्धमात्रा लाघवम पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणः। अर्धमात्रा लाघवम, यदि अर्धमात्रा लाघवम, आधी मात्रा की भी लघुता वो पैदा कर सकें, संक्षिप्तता, छोटापन वो पैदा कर सकें, तो पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणः, जो वैयाकरण हैं, जो व्याकरण को जानने वाले व्याकरण के रचनाकार हैं, वो उसे पुत्रोत्सव मन्यन्ते, पुत्र के उत्सव जैसा ही आनंददायी समझते हैं। उन्हें उतना ही वह रुचिकर, अच्छा लगता है जितना कि किसी व्यक्ति को पुत्र के जन्म पे जो खुशी होती है, आनंद मिलता है। तो अष्टाध्यायी की जो समस्त जो सूत्र हैं वो मात्र 4000 हैं, और 10, 12, 15 पन्नों में आधुनिक जो किताबें होती हैं उनमें इतने पन्नों में लगभग उन सारे सूत्रों को लिखा जा सकता है। तो यह सब संभव हुआ उस अनुवृत्ति से और पाणिनि की अष्टाध्यायी के उस विशेष क्रम से। अब यह जो हम विशेष रूप से तभी समझ पाएंगे जब हम अध्ययन आरंभ करेंगे सूत्रों का। लेकिन एक नवीन क्रम है व्याकरण का, यह परंपरागत क्रम है जिसे हम अष्टाध्यायी के रूप में पढ़ते हैं। अष्टाध्यायी का जो अपना क्रम है। बाद में क्या हुआ कि अनेक वैयाकरण हुए और उन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों को एक नए क्रम से व्यवस्थित किया। उन्होंने किया कि संधि के जो सूत्र, चाहे वो अष्टाध्यायी में कहीं पर भी लिखे हों, उन्हें उन्होंने इकट्ठा करके एक जगह संग्रहित कर दिया एक विशेष क्रम में। समास के सारे सूत्रों को और समास में आने वाली संज्ञाओं को, परिभाषाओं को, सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। इसी तरह से जो तिङन्त प्रकरण हैं या जो धातुओं से जो रूप बनाने के में काम आने वाले जो भी सूत्र हैं, उन सब सूत्रों को उन्होंने इकट्ठा करके एक जगह से जो इकट्ठा कर दिया। इस तरह से सारी अष्टाध्यायी को रिवाइज करके उसके जो सारे सूत्रों का जो क्रम है उसको परिवर्तित करके एक नवीन क्रम दिया गया, और इस तरह से सारी व्याकरण का उन्होंने पुनर्लेखन किया या पुनर्व्यवस्थीकरण किया, उसको दोबारा से उसको व्यवस्थित किया। तो उसमें प्रथम नाम आता है भट्टोजी दीक्षित का।
भट्टोजी दीक्षित ने जिस ग्रंथ की रचना की उसे हम सिद्धांत कौमुदी के नाम से जानते हैं। सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्यायी के सारे ही सूत्र आते हैं, समाहित हैं, लेकिन उनके क्रम को परिवर्तित करके और विशेष विशेष जो भी प्रकरणों में उसको बांट कर संज्ञा या संधि या समास या तिङन्त या कृदंत या तद्धित, इस तरह से सारे प्रकरणों में उनको विभक्त करके और एक जगह काम आने वाले सूत्रों को एक जगह संग्रहित करके अष्टाध्यायी के सारे सूत्रों को एक नए क्रम में व्यवस्थित किया और फिर सिद्धांत कौमुदी नाम की ग्रंथ की रचना की, जिसमें बहुत सारी व्याख्याएं लिखी गई हैं और व्याकरण में यह अपने आप में एक आधुनिक उसमें विश्व में आधुनिक पद्धति में यह अष्टाध्यायी से भी अधिक लोकप्रिय हो चुका है। कहते हैं कि कौमुदी यद्य कंठस्था तथा भाष्ये परिश्रमः, कौमुदी यदि कंठस्था तथा भाष्ये परिश्रमः, कि कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी यदि अकंठस्था, यदि अकंठस्थ है, यदि कंठस्थ नहीं है तो भी वृथा भाष्य परिश्रम है, तो भी भाष्य में परिश्रम, महाभाष्य में परिश्रम करना व्यर्थ है। और कौमुदी यदि कंठस्थ, यदि कौमुदी कंठस्थ है, वृथा भाष्य परिश्रम है, तो भी भाष्य में परिश्रम व्यर्थ है, भाष्य में मेहनत करना व्यर्थ है। तो यदि आप कौमुदी कंठस्थ कर लेते हैं या कौमुदी पढ़ लेते हैं या कौमुदी को हृदयंगम कर लेते हैं, उसे सीख लेते हैं, उसमें निष्णात हो जाते हैं, उसमें दक्ष हो जाते हैं, तो फिर महाभाष्य का अध्ययन फिर व्यर्थ ही है, उसकी फिर आवश्यकता ही नहीं बचती, उसका सारा सार, उसका सर्वस्व इसमें आ जाता है। तो भट्टोजी दीक्षित की जो सिद्धांत कौमुदी है, लेकिन यह एक बड़ी रचना है, व्यापक रचना है, अष्टाध्यायी के समस्त सूत्रों को इन्होंने संग्रहित किया है। तो यह बालकों के लिए नहीं है, या व्याकरण में जो प्रवेश करने वाले हैं, व्याकरण को जो पहली बार पढ़ने वाले हैं, उन सब के लिए यह नहीं है, यह थोड़ी प्रौढ़ रचना है। तो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं, उनका नाम है वरदराज। वरदराज ने पूरे समस्त सूत्रों को नहीं लिया और उन्होंने सर्वाधिक काम आने वाले, सबसे ज्यादा जो काम आने वाले हैं, या मोटे तौर पे ज्यादा अधिकांश शब्दों में सिद्धियों में जो काम आते हैं, ऐसे लगभग 1275 सूत्रों को उन्होंने लिया। 4000 के स्थान पर मात्र 1275, लगभग 1/3 सूत्रों को उन्होंने लिया और उनसे एक छोटे ग्रंथ की रचना की। उसका नाम उन्होंने रखा लघु सिद्धांत कौमुदी, यानी सिद्धांत कौमुदी का लघु संस्करण। तो यह स्पष्ट लिखते हैं कि पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। यह जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, यह पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए है, बालकों के लिए है, बालोपयोगी ग्रंथ है। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें यही लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का ग्रंथ आता है, यही हमें पढ़ना होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में कुल 1275 सूत्र हैं और हम BA से शुरू करके MA उत्तरार्ध तक भी पढ़ लें तो भी हम 1275 सूत्र पूरा नहीं पढ़ते। लघु सिद्धांत कौमुदी के भिन्न भिन्न हिस्से, भिन्न भिन्न जो भाग हैं, वो हमें भिन्न भिन्न कक्षाओं में पढ़ने को मिलेंगे। जैसे BA प्रथम वर्ष में हम संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण पढ़ेंगे और BA द्वितीय वर्ष में हम सुबंत प्रकरण पढ़ेंगे। तृतीय वर्ष में हमें तिङन्त प्रकरण का कुछ हिस्सा पढ़ने को मिलेगा, सुबंत प्रकरण का भी कुछ हिस्सा पढ़ने को मिलेगा, संपूर्ण सुबंत या तिङन्त प्रकरण नहीं पढ़ने को मिलता है। तो इस तरह से MA उत्तरार्ध तक आते आते हम लघु कौमुदी के काफी सारे भाग का अध्ययन कर लेते हैं। तो यह लघु सिद्धांत कौमुदी का अष्टाध्यायी से संबंध है। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो भी सूत्र हैं, 1275 जो सूत्र हैं लगभग, या 1300 लगभग सूत्र जो हैं, वो सारे ही सूत्र ना तो वरदराज ने लिखे हैं, आचार्य वरदराज ने लिखे हैं, ना ही भट्टोजी दीक्षित ने लिखे हैं। वो सारे ही सूत्र पाणिनि के द्वारा लिखे गए हैं और वो सारे ही सूत्र उतने ही प्राचीन हैं जितनी कि अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी के ही वो सूत्र हैं। लेकिन उन सूत्रों में से महत्वपूर्ण सूत्रों को चुनकर और उनको एक नए क्रम में व्यवस्थित करके वरदराज ने इस किताब का संपादन किया है, इस किताब को की रचना की है, जिसे हम लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से जानते हैं। कौमुदी यानी चांदनी, कुमुद कौमुदी, और लघु सिद्धांत कौमुदी यानी सिद्धांतों की चांदनी, छोटी वाली। भट्टोजी दीक्षित ने जो लिखी है वह बड़ी वाली है, सिद्धांत कौमुदी। तो यह हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी का अष्टाध्यायी से या पाणिनीय व्याकरण से संबंध है। माना लघु सिद्धांत जो कौमुदी है वह भी पाणिनीय व्याकरण ही है, वह भी अष्टाध्यायी ही है।